Everyone, welcome to my channel Physics by Nitu. Today we will discuss on motion of center of mass. देखो, अभी इससे पहले भी हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में ही पढ़ रहे थे. हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक? हमने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू फाइंड आउट करी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस किए. आज हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे. देखो, अभी तक हमने क्या क्या किया. हमने क्या कहा कि अगर कोई सिस्टम है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम कैसे राइट डाउन करते हैं. देखो, सबसे पहले RCOM है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसका फॉर्मूला क्या होता था? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस सो ऑन Mn Rn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अप टू Mn. अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी? M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस सो ऑन Mn Vn. अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, M1 प्लस M2 अप टू Mn. वैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस सो ऑन Mn An डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अप टू सो ऑन Mn. ये वाली चीजें आपको क्लियर है अब तक? ठीक है. अब देखो, अगर हम फोर्सेस की बात करें, अगर इस वाली क्वांटिटी को हम इस तरफ लेके आ जाएं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या मैं ऐसे राइट डाउन कर सकती हूँ? देखो, M1 प्लस M2 अप टू Mn, और साथ में क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? ये वाली चीज, M1 A1 प्लस M2 A2 अप टू Mn An. यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो, M1 प्लस M2 अप टू Mn, तो ये क्या हो गया? जो भी आपके पास सिस्टम है उसका मास, टोटल मास, बिकॉज ये इंडिविजुअल पार्टिकल के मासेस हैं, है ना. तो ये पूरा का पूरा हम ले लेंगे, तो ये इसे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? टोटल मास ऑफ ए सिस्टम. ठीक है, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं कैपिटल M. कोई प्रॉब्लम? और साथ में क्या है? सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस सो ऑन Mn An. हम इस तरह राइट डाउन कर सकते हैं. ठीक है. अब ये वाली चीज क्या बन रही है? देखो, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं F नेट. मींस पूरे सिस्टम पे कितनी फोर्स लग रही है. ठीक है. देखो, पूरा सिस्टम है ना, देखो सिस्टम में क्या लेंगे? पूरे जो भी आपके पास सिस्टम है उसका टोटल मास, और सेंटर ऑफ मास पे कितनी एक्सेलरेशन लग रही है, ये किसके बराबर होता है? F नेट के बराबर. मीन जो पूरा सिस्टम है उस पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, ये वाली चीज, F नेट इक्वल टू, और ये कौन सी फोर्सेस होगी? इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं. देखो, जो पार्टिकल 1 होगा जिसका मास M1 है ना, और एक्सेलरेशन उस पे A1 लग रही है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? F1 प्लस वैसे ही सेकेंड पार्टिकल पे F2 अप टू Fn. इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम चीज. क्लियर हो रही है वाली बात, है ना. तो F नेट किसके बराबर आ गया? जो भी आपके पास F नेट क्या है? पूरे सिस्टम पे. ठीक है, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उस पे नेट फोर्स कितनी लगती है, टोटल मास उसका, और एक्सेलरेशन किसकी लेते हैं हम? सेंटर ऑफ मास की. ठीक है, वो इक्वल टू हो गया इसके बराबर. क्लियर थिंग है? देखो, F नेट का क्या मतलब है? जैसे मान लो आपके पास इस तरह से कोई सिस्टम है. ठीक है, इसमें क्या है? अलग अलग पार्टिकल्स हैं इस तरह से. ठीक है, तो जब भी आप इस पे फोर्स लगाते हो, इस सिस्टम पे फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? हम क्या राइट डाउन करते हैं? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो किस वाले एक्सेलरेशन की बात करते हैं? मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने तब भी इसके बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, तो हम जो एक्सेलरेशन की बात करते हैं वो कौन सी एक्सेलरेशन होती है? जो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन होती है. ठीक है, ये वाली. और जो मास है वो इन सबका इंडिविजुअल मास, उन सबको ऐड करके तो बना है ये वाला, है ना. मास तो हम सब पार्टिकल्स का लेते हैं,
और जो एक्सेलरेशन लेते हैं वो किसकी लेते हैं हम, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन होती है। क्लियर हो रही है आपको बात? किस तरह से हम क्या कह रहे हैं, जो एक्सेलरेशन हम लेते हैं वो कौन सी लेते हैं हम, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये आपके पास क्या है, मान लो ये आपके पास कोई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर हम कोई ले रहे हैं, ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन लेंगे हम सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन लेंगे। क्लियर ये वाली बात आपको? ओके अब अगर यहाँ से देखो, अब कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ से अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, इसके बेस पे क्या है, कभी कभी स्मॉल क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको एग्जाम में, या तो फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ठीक है, तो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो अगर हम कहें किसी सिस्टम पे एफ नेट की वैल्यू अगर 0 है, क्या कहा हमने, आप इसको एज ए रफ वर्क भी ले सकते हो, क्या कहा हमने, अगर इसमें एफ नेट की वैल्यू अगर किसी सिस्टम पे एफ नेट 0 लग रही है, ठीक है, एफ नेट 0 लग रही है, क्या इसका मतलब ये है कि ये सारी फोर्सेस 0 होंगी? देखो रिपीट कर रही हूं मैं, क्या कह रहे हैं हम, अगर किसी सिस्टम पे एफ नेट जो नेट फोर्स है वो 0 लग रही है, क्या इसका मतलब ये है कि ये सारी फोर्सेस 0 हैं, ये नेसेसरी है कि ये सारी की फोर्सेस भी 0 हो? जरूरी नहीं है ना। अगर ये एफ नेट 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि F1 0 नहीं भी हो सकता, ठीक है, F2 भी क्या नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज देखो जो भी ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मे बी ये इस पे कोई फोर्स लगा रहा हो, ये इस पे कोई फोर्स लगा रहा हो, ये इस पे पॉजिटिव फोर्स लगा रहा हो, ये इसके अपोजिट फोर्स इसको लगा रहा हो, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे वो, है ना। तो ये जरूरी नहीं है, अगर एफ नेट की वैल्यू, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है सिस्टम पे, तो एफ नेट की वैल्यू अगर 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि ये सारी फोर्सेस भी 0 हो। मे बी इन पे फोर्सेस लग रही हो, ये पॉजिटिव फोर्स हो, ये नेगेटिव फोर्स हो, मे बी ये आपस में कैंसिल आउट हो रही हो, है ना। ये वाली चीज क्लियर होगी आपको? ओके अब देखो एक और चीज है, अगर एफ नेट की वैल्यू 0 है तो कौन कौन सी चीजें हैं जो 100% हैं कि वो क्या होंगी, ट्रू होंगी। अगर एफ नेट की वैल्यू 0 है, इट मीन्स एफ नेट क्या है, ये वाली चीज, इट मीन्स क्या 0 होगा, मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब ये चीज 0 है, बिकॉज एफ नेट अगर 0 है तो मीन्स ये वाली चीज 0 है ना। तो देखो किसी बॉडी का मास तो 0 नहीं हो सकता, हमें पता है, तो क्या 0 होगा फिर, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। ये 100% ट्रू है। अगर एफ नेट 0 है किसी सिस्टम पे, एफ नेट, हम कोई भी जो फोर्स है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं उस पे, एफ नेट की वैल्यू 0 है, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है ये वाली चीज? देखो यहां से, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 होगा। अगर अब वही चीज मैं यहां पर कहूं कि क्या इसका मतलब ये है, अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो क्या A1, A2, AN, ये जो जितनी भी एक्सेलरेशन लग रही है इंडिविजुअल पार्टिकल पे, इनकी वैल्यू भी क्या 0 होगी? जरूरी नहीं है ना, बिकॉज ये क्या हो सकता है इसकी वैल्यू 1 हो, इसकी वैल्यू -1 हो एक्सेलरेशन की, और वो कैंसल आउट हो रही हो, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसकी वैल्यू तो क्या रहेगी, 0 रहेगी, है ना। ये वाली चीज भी जरूरी नहीं है कि A1 में भी 0 के बराबर ना हो, A2 में भी 0 के बराबर ना हो। ये बात आप समझ रहे हो? क्लियर होगी ये वाली बात आपको, है ना। ओके अब एक और चीज देखो, यहां पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो अगर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, क्या वो 0 होगी? बिल्कुल नहीं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। देखो जब भी किसी बॉडी की अगर उसकी एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि जो वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, वो क्या रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। ये वाली बात आपको पता है? देखो हम क्या कह रहे हैं, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, देखो हम क्या कह रहे हैं, अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, ऑलवेज कांस्टेंट होगी। वैसे देखो ये चीज आपने 9th में भी पढ़ी होगी, है ना, आपको आती होगी, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर लूं। बहुत बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट होती है। देखो एक्सेलरेशन होता ही क्या है, ये बहुत छोटी चीज है, वैसे तो आपको आती होगी। देखो एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, dv/dt, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है,
ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो 0 इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dt आ जाएगा। इट मीन्स dv किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। और dv क्या है आपके पास, v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 0। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 0, कोई चेंज ही नहीं हो रहा उसमें वेलोसिटी में। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है इट मीन्स वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, यही नहीं हुआ यहाँ पे देखो, v2 इक्वल टू किसके बराबर है, v1, सेम वेलोसिटी है। इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है, इट मीन्स वेलोसिटी क्या है वहां पे, कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं कर रही है ना। तो हम कह सकते हैं ना, अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो पहले थी वही बाद में रहेगी। क्लियर है बात, है ना। और अगर वही वाली बात अगर हम दोबारा यहाँ पे करें कि क्या इन इंडिविजुअल जो पार्टिकल हैं इनकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, वो जरूरी नहीं है ना। मे बी इनकी वेलोसिटी क्या हो, एक की वेलोसिटी पॉजिटिव हो दूसरे की नेगेटिव हो, वो आपस में कैंसिल आउट हो रही हो, है ना। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, देखो इस चीज को आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा फोर्स, रिपेल करेगा इसको इस डायरेक्शन में, ये इस पे लगाएगा फोर्स, लगाएगा ना फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी दोनों, है ना। अब मान लो ये पूरा आपके पास क्या है, एक सिस्टम है, इसे हम पूरा सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई है, ठीक है, सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, मींस एफ नेट की वैल्यू क्या है, 0 है एफ नेट की वैल्यू, है ना। तो इसका मतलब क्या, इन पे भी फोर्स की वैल्यू 0 है, नहीं, बिकॉज ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, इस पे भी फोर्स लग रही है, इस पे भी फोर्स लग रही है, इंडिविजुअल पार्टिकल पे तो फोर्स लग रही है ना, बट वो क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो कैंसल आउट हो रही है ना। अब आप समझे कि अगर नेट फोर्स 0 है तो इट डजंट मीन कि जो पार्टिकल है उनके ऊपर जो इंडिविजुअल फोर्स लग रही है वो भी क्या हो, 0 हो, ये जरूरी नहीं है। उसी तरह से देखो, अब ये वाला चार्ज है, ये भी किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, बिकॉज ये इस पे फोर्स लगा रहा है, और ये भी किसी किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, और उनकी कोई एक्सेलरेशन भी होगी, है ना। तो वो वैल्यूज क्या नहीं होंगी, 0 नहीं होंगी। क्लियर है ये वाली बात। तो देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर कोई भी सिस्टम है, ठीक है, अगर वो मान लो वो किसी नॉर्मल, हमने कोई किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था, ठीक है, कोई भी सिस्टम है वो किसी वेलोसिटी से क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, उसके बाद हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। एक चीज और याद रखनी है, हम फ्रिक्शन लेस सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगी, ठीक है, फ्रिक्शन लेस सरफेस की बात करें, न्यूमेरिकल्स भी आपको सारे मैक्सिमम उसी बेस पे आएंगे कि वहां पे फ्रिक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अगर कोई सिस्टम है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहा है, अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से, अगर उसके बाद हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अगर एफ नेट उसके बाद उस सिस्टम पे 0 लगती है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 होगी, और जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है ये वाली बात, है ना। मान लो अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था पहले ही, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी सेंटर ऑफ मास की, वही रहेगी जो पहले थी, v इनिशियल जो होगी वही वैल्यू रहेगी उसकी बाद में भी, अगर हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं बाद में। क्लियर हुई वाली बात आपको, ओके। अब हम कह रहे हैं इफ सिस्टम वॉज इनिशियली एट रेस्ट, अगर वो सिस्टम पहले से ही रेस्ट पे है, मान लो ये सिस्टम किस पे है, रेस्ट पे ही है, ठीक है, और देखो तब भी तो हो सकता है सिस्टम चाहे पूरा रेस्ट पे पर फिर भी पार्टिकल्स के बीच में आपस में तो फोर्स लग रही है ना, ये चीज पॉसिबल है। इससे रिलेटेड अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, अभी अगर आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है। अब हम कह रहे हैं इफ सिस्टम वॉज इनिशियली एट रेस्ट, अगर पूरा सिस्टम इनिशियली ही रेस्ट पे है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी, 0। इनिशियली की बात कर रहे हैं कि हमने उस पर कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं, वो मूव ही नहीं कर रहा था इनिशियली में, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी उस केस में, 0 रहेगी। ये वाली बात क्लियर हो रही है आपको, ओके। अब हमने क्या कहा, और उसके बाद मान लो वो इनिशियली रेस्ट पे ही है, उसके बाद भी हमने उस पर कोई एफ नेट नहीं लगाई, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई,
तो अगर एफ नेट इक्वल टू 0 है, ये चीजें तो आपको याद ही रखनी है। अगर एफ नेट इक्वल टू 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जब भी हम नेट की बात करते हैं, नेट फोर्स की, वहां पे क्या आता है ऑलवेज? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेट फोर्स मीन्स इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो अलग अलग पार्टिकल की एक्सेलरेशन आएगी। अगर हम एफ नेट की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन किसकी होगी? ऑलवेज सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। और जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। हमने कहा पहले, जिस वेलोसिटी से वो पहले मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। पर अब हम कह रहे हैं कि इनिशियली वो सिस्टम ही रेस्ट पे था, तो पहले इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या थी सेंटर ऑफ मास की? 0 थी, है ना। तो अगर उस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रही है तो भी उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस जो पहले थी वही रहनी है बाद में भी। तो इस वाले केस में अगर इनिशियली रेस्ट पे है वो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? देखो इस वाले केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, मींस जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी वो इस केस में क्या रहेगी? 0, बिकॉज पहले भी 0 थी, ठीक है। यहां मैं राइट डाउन कर लेती हूँ, ये है इनिशियली। मान लो अगर वो 0 है तो फाइनली भी क्या रहेगी? वो 0 पे ही रहेगी, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस जितनी पहले थी उतनी बाद में रहेगी, अगर वो सिस्टम पहले से किस पे है? रेस्ट पे है। देखो इससे रिलेटेड अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन पर्सन कम्स टू अनदर कॉर्नर। देखो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ये मान लो आपके पास कोई बोट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, इसका जो आपके पास मास है वो 60 kg है, ठीक है, ओके। और इस बोट का मास कितना है? 40 kg, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि मान लो ये जो पर्सन है, ठीक है, और ये पूरा सिस्टम, देखो ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये इनिशियली किस पे है? रेस्ट पे है। पूरा सिस्टम किस पे है? रेस्ट पे। हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं कि बोट को हम फोर्स लगा रहे हो या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनिशियली रेस्ट पे है। तो एफ नेट की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे? 0, ठीक है, ओके। पर सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज हो गया ये वाला, देखो 60 पर्सन और बोट। सिर्फ जो आपके पास पर्सन है वो बोट को प्रेस करेगा और बोट उस पर उतनी फोर्स लगाएगी पर्सन पे। इन दोनों के बीच की बात हो रही है, ठीक है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है। एफ नेट क्या है इस पे? 0 है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये पर्सन है, यहाँ पे बोट रुकी हुई है पहले पानी में, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, पानी में रुकी हुई है ये। अब देखो जो भी अब ये पर्सन है, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा, ठीक है, तो क्या ये, तो जैसे ये मूव करेगा यहाँ पे रीच करेगा तो बोट क्या करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, है ना। आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा ये, है ना। अगर बोट रुकी हुई है, अगर हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाते हैं तो बोट क्या करती है? अपनी वाली पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। मान लो वो कितनी हो रही है डिस्प्लेस? यहाँ पे मान लो वो x डिस्टेंस जो वो डिस्प्लेस हो गई यहाँ से इस डायरेक्शन में। क्लियर है? ये वाली डिस्प्लेसमेंट ये पूछ रहे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, देखो इनिशियली एट रेस्ट है तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। अगर पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है, ये इनिशियली रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0, मीन्स सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास किस में रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। वेलोसिटी 0 होने का मतलब यही है कि वो चेंज ही नहीं कर रहा है ना, ओके। और ये चीजें तो हमें पता ही है, वी नो एफ नेट, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, और जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर वो रेस्ट पे है, पहले 0 थी तो बाद में भी क्या रहेगी? 0। तो इस चीज से हमें ये चीज क्लियर होगी कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहने वाली है? 0। बस वही चीज हम यूज करेंगे अब, ओके। अब देखो हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, कि ये बोट कितनी डिस्प्लेस हुई इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं हम? RCOM इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, है ना। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते थे तो DRCOM M1 ये DR1 है, ठीक है, DR1 है ये, प्लस M2 DR2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। DRCOM क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ मास में कितना डिस्प्लेस किया है, उसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई है, ये वाली ये मतलब होता है इसका, है ना। पर हम तो क्या कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास तो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो क्या है? 0 है, बिकॉज इनिशियली पूरा सिस्टम किस पे है? रेस्ट पे है। जो कुछ हो रहे हैं दो बॉडीज के बीच में हो रहा है, सिस्टम पे तो क्या है? कोई फोर्स नहीं लग रही, नेट फोर्स। तो सेंटर ऑफ मास जो है इसकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्लियर हो रहा है? बिकॉज सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं किया है तो इसकी वैल्यू हम 0 ले लेंगे।
क्लियर। तो देखो सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, इट मीन्स जो आपके पास पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की वो चेंज ही नहीं हो रही है, वो जीरो। तो वहां से ये वाली चीज इक्वल टू आ जाएगी जीरो, इसी वाले फॉर्मूले से ये वाली चीज जीरो हो गई, तो ये वाली चीज इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं m1 dr1 प्लस m2 dr2 इक्वल टू जीरो। बस अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो हम दो बॉडीज की बात कर रहे हैं, ये m1 किसका मास है, पर्सन का, वो कितना है 60 kg। dr1 इसने कितना डिस्प्लेस किया, देखो वैसे तो ये पर्सन कितना, ये 4 मीटर है, देखो ये जो पर्सन है ये यहां से यहां तक कितना चला, 4 मीटर चल रहा है, ठीक है। बट विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम ग्राउंड देखें, अगर हम कोई दूसरा पर्सन है वो यहाँ ग्राउंड में खड़े होकर उसको देख रहा है, ठीक है, तो क्या उसके लिए वो 4 मीटर चलेगा, नहीं, क्योंकि उसको तो क्या लगेगा कि वो कम चला, वो चला तो 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बट उसको क्या लगेगा क्योंकि ये बोट कैसी हो गई है, एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गई है इस तरफ को, है ना, तो उसको लगेगा कि वो कम चला, कि वो 4 चला ही नहीं, वो क्योंकि ये बोट भी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, जो ग्राउंड में देखेगा उसको तो यही लगेगा, है ना। तो वो कितना तो इसमें आपके पास जो डिस्प्लेस हुआ है, जो भी आपके पास पर्सन कितना डिस्प्लेस किया, 4 ना करके वो कितना करेगा, 4 माइनस एक्स, बिकॉज एक्स ये बोट क्या कर गई है, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गई है, तो 60 4 माइनस एक्स, इसलिए हमने यहाँ पे राइट डाउन किया 4 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस m2 क्या है, बोट का मास, वो कितना है 40, और बोट कितनी डिस्प्लेस करी है माइनस एक्स, हम पहले उसको ले रहे हैं, देखो साइन भी लेने बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, हम किस में ले रहे हैं, डायरेक्शन आपको याद रखनी है, बिकॉज हम बोल रहे हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी बोट, कितनी करेगी एक्स, तो हमने माइनस एक्स राइट डाउन कर लिया यहाँ पे, इतनी डिस्प्लेस की, इसी की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है, बस इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई 2.4, मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है बोट की वो कितनी हुई 2.4 इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज हम पहले लेके चल रहे हैं ये कि वो बोट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो 2.4 वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप और क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना, ऐसा ही क्वेश्चन एक बार जी मेन में आ चुका हुआ है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप और भी ट्राई करना, ठीक है। बस सिस्टम किस में है, देखो रेस्ट में है, तो आपको याद रखना है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, जीरो है, तो मेरा सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जितना ये यहाँ से 4 मीटर चला, बट ये बोट क्या हो गई, अपनी वाली पोजीशन से डिस्प्लेस होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी लेंगे पर्सन की, जितना वो चला 4 माइनस एक्स, बस इस तरह से सॉल्व करके आप कर लो जो सॉल्व इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।